Hello guys, good morning all of you. My name is अभिमन्यु कुमार. I am faculty in physics. हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज आप लोगों को समक्ष क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड चैप्टर गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिक लेवल से हम लोग पढ़ेंगे। और सेकेंड चैप्टर्स का हम लेक्चर्स बाय वीडियो आप लोग को फुल प्रोवाइड करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं। इस चैप्टर का नाम है, यानी चैप्टर नंबर सेकंड है आपका गॉस के नियम। गॉस के नियम तथा इसके अनुप्रयोग। आप देखिए दोस्तों, गॉस के नियम के अनुप्रयोग को समझने से पहले हम लोगों को प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। और जानकारी होने का मतलब आप गॉस के नियम को बहुत आसानी पूर्वक से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इसको स्टार्टिंग करने से पहले हम लोगों को तलीय कोण के बारे में जानकारी होना चाहिए, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। अब यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं तलीय कोण। और तलीय कोण को हम इंग्लिश में बाबू बोलते हैं प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। अब जरा यहाँ पर समझेंगे कि प्लेन एंगल होता क्या है। हम जानते हैं कि इस संसार में जो पृथ्वी की आकार है, यह एक सर्किल का आकार का है, यह एक गोलाकार है। तो मान लेते हैं सपोज डेट यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं एक सर्किल है। क्या है बाबू? एक सर्किल है। और यहाँ पे कोई भी सर्किल होता है, जैसे यहाँ पर पृथ्वी है तो पृथ्वी के आकार गोलाकार है, ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। और यहाँ पर गोलाकार होने के बदौलत उस पृथ्वी का एक एक्चुअल में सेंटर होता होगा। क्या होगा बाबू? सेंटर होता होगा। यहाँ पर सेंटर कहाँ होता होगा? बीचों बीच में। कहाँ पे? बीचों बीच में। और यहाँ पर बीचों बीच से आप खड़े होकर किसी पॉइंट को देखिएगा, तो यानी अपने कहने का मतलब बाबू यहाँ पर एक मार्कर है। तो मार्कर के देखने के लिए हम एक आंख को बंद करके एक आंख की सहायता से हम देखेंगे, तो इस मार्कर में 2 कॉर्नर पॉइंट है। कितने कॉर्नर पॉइंट है? 2 कॉर्नर पॉइंट है। तो इस 2 कॉर्नर पॉइंट पर हमारी आंखों का फोकस पड़ेगा, तो आंख के रिस्पेक्ट में एक कोण बनता है। क्या बनता है बाबू? एक कोण बनता है। और यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट को हम मान लिए ए और इस पॉइंट को हम मान लिए बी, और इसको हम मिला लेते हैं। क्या करते हैं? मिला देते हैं। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट ए और बी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो कोण बनता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना? थीटा। और यहाँ पर कोई भी सर्किल होता है तो उसका एक रेडियस भी होता है। तो यहाँ पर ओ पॉइंट मान लिया, और यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस मान लेते हैं आर। क्या मान लेते हैं? आर। तो ए भी तो रेडियस होगा, ए भी कितना मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। और यहाँ से लेके पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक की लंबाई को हम बोलते हैं आर्क लेंथ। क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ। इसको हिंदी में हम बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं? चाप। तो चाप की लंबाई कुछ दिया नहीं रहता है, तो अपने दिमाग से हम मान लेते हैं एल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एल। क्योंकि मैथ के कैलकुलेशंस में आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कि अगर कुछ डाटा दिया नहीं रहता है तो हम लोग मानते हैं माना कि एक्स। उसी तरह यहाँ पर फिजिक्स में यहाँ पर डिस्टेंस आपका एक्चुअल में जो यहाँ पर चाप की लंबाई होता है, यह दिया नहीं है, तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं? एल मान लेते हैं। और जो यहाँ से लेके यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की जो लंबाई होता है, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ, और हिंदी में बोलते हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई। क्या बोलते हैं? चाप की लंबाई। और इंग्लिश में बोलते हैं आर्क लेंथ। आर्क लेंथ। अब जरा यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर क्या पूछ रहा है? तलीय कोण। क्या पूछ रहा है? तलीय कोण। तो हमको तलीय कोण का वैल्यू निकालना है। तो तलीय कोण को बाबू हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। और थीटा, और यहाँ से यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की चाप की लंबाई कितना है? एल है। तो यानी यहाँ पर थीटा बराबर, चाहे यहाँ पर एक काम करते हैं, तलीय कोण बराबर हो जाएगा। यहाँ पर चाप की लंबाई कितना है? एल है। तो यहाँ पर लिखेंगे चाप की लंबाई। अब बटा में क्या हो जाएगा?
त्रिज्या, क्या हो जाएगा त्रिज्या। अब जरा बताइए यहाँ पर तलीय कोण का वैल्यू कितना है, पॉइंट ए और बी के रिस्पेक्ट में कितना डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर थीटा, कितना थीटा। और यहाँ पे चाप की लंबाई आपका कितना है, यहाँ पर एल है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एल, और उसके रिस्पेक्ट में त्रिज्या का वैल्यू कितना दिया है, आर दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आर। अब देखिए तो यहाँ पर तलीय कोण का वैल्यू आ गया। यह क्लास 11th में आप लोग स्टडी कर चुके होंगे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में, लेकिन गॉस लॉ में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के स्ट्रक्चर्स में। अब यहाँ तक तो आप लोग सीख गए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ समाकलन करते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर अब यहाँ पर दोनों तरफ हम समाकलन करेंगे तो समाकलन का साइन है यहाँ पर थीटा डी थीटा, अब बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा एल डी थीटा, अब बट्टा में क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। इतना तो लिख सकते हैं। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, थीटा हो जाएगा बराबर, और यहाँ पर वृत्त बन रहा है, इसका आकार क्या है, एक वृत्त का आकार का है। तो ऑलरेडी आप लोग क्लास 12th में पढ़ चुके होंगे कि वृत्त की परिधि क्या होता है, यानी वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है, क्या होता है 2 पाई आर। अब देखिए यहाँ पर एल के जगह पर क्या लिख सकते हैं 2 पाई आर, और यहाँ पर डी थीटा है तो यहाँ पर डी थीटा, अब बाटा में क्या हो जाएगा बाबू आर हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 2 पाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू डी थीटा। इतना तो लिख सकते हैं आप लोग। अगर यहाँ पर एंगल की बात की जाए तो यहाँ पर थीटा बराबर, और पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री होता है, और 180 में 2 से गुणा कर देंगे तो टोटल एंगल कितना डिग्री का बनेगा 360 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बनेगा 360 डिग्री का एक्चुअल में आपका कोण बनेगा। अब यहाँ तक तो आप लोग समझ गए कि यहाँ पर जो तलीय कोण में जो एंगल एक्चुअल में बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर कोई पूछ देता है कि तलीय कोण किसको बोलते हैं, तो सिंपल से वर्ड में हम बोलेंगे यदि किसी वृत्त के, इसका आकार क्या है एक वृत्त का आकार का है, तो यदि किसी वृत्त की चाप की लंबाई तथा त्रिज्या के अनुपात को हम क्या बोलते हैं तलीय कोण, क्या बोलते हैं तलीय कोण। तो सिंपल से वर्ड में हम कहेंगे यदि किसी वृत्त की लंबाई तथा त्रिज्या के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे तलीय कोण, क्योंकि इसका फॉर्मूला से ही आप डिफाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि तलीय कोण का सूत्र क्या होता है चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। तो यहाँ पर इसका आकार एक सर्किल का आकार का बन रहा है, तो यहाँ पर इसका हम कहेंगे यदि किसी वृत्त कि चाप की लंबाई, यहाँ पर चाप की लंबाई क्या है एल है, तथा इसका रेडियस कितना है त्रिज्या आर है, और ये दोनों का रेशियो को हम बोलते हैं तलीय कोण। क्या बोलते हैं तलीय कोण। तो सिंपल से वर्ड में इसको हम कहेंगे यदि किसी वृत्त की लंबाई, यदि किसी वृत्त के चाप के लंबाई तथा त्रिज्या के अनुपात को तलीय कोण कहते हैं, तलीय कोण कहते हैं। अब यहाँ तक तो आप लोग जान गए तलीय कोण के बारे में। अब यहाँ पर एक सेकेंड स्टेप आता है, अब जानेंगे कि ठोस कोण किसको बोलते हैं। कौन सा कोण ठोस कोण। तो यहाँ पर सेकेंड में देखिए अब ठोस कोण, और ठोस कोण को हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठोस कोण इसको क्या बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या बोलते हैं सॉलिड एंगल। अब जरा यहाँ पर सॉलिड एंगल के बारे में हम लोग समझेंगे कि सॉलिड एंगल क्या होता है। हम जानते हैं कि मान लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर आप लोग तरबूजा देखे होंगे, तरबूजा का आकार क्या होता है सर्किल का आकार का होता है। मान लेते हैं यहाँ पर क्या है एक सर्किल का आकार है कि नहीं, और तरबूजा को यहाँ पर हम क्या करते हैं, पक्का है कि कच्चा है इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ढक्कन मारकर इस तरह हम निकाल लेते हैं। इतना पार्ट को हम निकाल लिए, तो इसको हम मान लेते हैं ओ पॉइंट, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी।
और इस पार्ट्स को हम बाहर की तरफ निकालेंगे, तो जिस पार्ट्स को हम बाहर की तरफ निकालेंगे उसका कुछ ना कुछ एक्चुअल में एरिया होता होगा। क्या होता होगा? एरिया होता होगा। और एरिया का साथ उसका रेडियस भी होता होगा। यहाँ पर रेडियस कितना होगा? कुछ नहीं तो आर होगा। क्या होगा? आर होगा। यहाँ पर क्या होगा? आर होगा। लेकिन यहाँ पर जिस पार्ट्स को हम बाहर की तरफ निकालेंगे उसका एक्चुअल में एरिया होता होगा। तो यहाँ पर एरिया कितना? कुछ नहीं तो यहाँ पर मान लेते हैं एस। क्या मान लेते हैं? एस। क्या मान लेते हैं? एस। और एस भाग को हम बाहर की तरफ क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ठोस कोण बराबर, यहाँ पर ठोस कोण को यहाँ पर पॉइंट ए और बी के रिस्पेक्ट में कुछ कोण बनता है और इस कोण को हम लोग बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं? ओमेगा। क्या बोलते हैं? ओमेगा। तो यहाँ पर ठोस कोण बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्षेत्रफल त्रिज्या, अब बटा में क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। और ठोस कोण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। तो ओमेगा बराबर यहाँ पर त्रिज्या बटा क्या हो जाएगा? एरिया कितना है यहाँ पर? आपका एस है। तो यहाँ पर एस भाग को हम बाहर की तरफ निकालते हैं तो उसका एक्चुअल में एरिया होता है। यहाँ पर एक्चुअल में एरिया कितना दिया है? एस दिया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एस। इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपल से वर्ड में कोई पूछेगा कि यहाँ पर ठोस कोण किसको बोलते हैं, तो सिंपल से वर्ड में कहेंगे यदि इसका आकार क्या है? एक वृत्त का आकार का है, तो यदि किसी वृत्त के त्रिज्या और जितना भाग को हम निकाल रहे हैं उसका क्षेत्रफल के अनुपात को हम बोलते हैं ठोस कोण। क्या बोलते हैं? ठोस कोण। द रेशियो ऑफ रेडियस एंड एरिया देन दिस इज कॉल्ड ए सॉलिड एंगल। यानी सिंपल से वर्ड में हम कहेंगे यदि किसी वृत्त के त्रिज्या तथा क्षेत्रफल के अनुपात को ठोस कोण कहते हैं। और ठोस कोण को हम ओमेगा द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा द्वारा। और प्लेन एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा द्वारा। अब यहाँ पर दोनों साइड हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन कर देते हैं। दोनों तरफ समाकलन करने पर अब यहाँ पर क्या करते हैं? दोनों तरफ समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ओमेगा डी थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर डी थीटा, अब बटा क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ओमेगा बराबर इंटीग्रेशन, अब गोला का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है क्षेत्रफल। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यानी एस गुणे एस बराबर क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? और यहाँ पर भी क्या करेंगे? एस स्क्वायर। और 1/एस स्क्वायर को हम बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा? आर डी थीटा बचेगा। कितना बचेगा? आर डी थीटा बचेगा। इतना बचेगा। उसके बाद यहाँ पर गोला का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर W बराबर यहाँ पर 1/एस स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी थीटा। और यहाँ पर एस बराबर आर के बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर? आर के बराबर। तो इस एस के जगह पर कितना पुट कर सकते हैं? आर। यहाँ पर W बराबर 1/, यहाँ पर आर के जगह पर कितना? एस के जगह पर आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी थीटा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ पर देखिए ओमेगा बराबर क्या बचेगा? इंटीग्रेशन 4 पाई इंटू डी थीटा। और इसके रिस्पेक्ट में यानी पाई का वैल्यू कितना होता है? 3। पाई का वैल्यू 180, और 180 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना एंगल बनेगा? 720 डिग्री का कोण बनेगा। कितना? 720 डिग्री का कोण बनेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, अब देखिए यहाँ पर तलीय कोण को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। और यहाँ पर ठोस कोण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। तो ओमेगा के वैल्यू यानी थीटा से ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? ज़्यादा होता है, क्योंकि थीटा का वैल्यू कितना था? 360, और यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आ गया? 720।
अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद करके रखिएगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू बड़ा होता है, थीटा ओमेगा का वैल्यू बड़ा होता है किससे? थीटा से। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि यानी आपका ठोस कोण के मान अधिक होता है किससे? तलीय कोण से। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक यू सो मच। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज आप लोगों के समक्ष क्लास 12th का गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस का हम एरिया वेक्टर निकालने का सीखेंगे कि किसी भी पृष्ठ पर हम एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एरिया वेक्टर को हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सदिश का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? सदिश का क्षेत्रफल। सदिश के क्षेत्रफल। और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर। आज हम सीखेंगे एरिया वेक्टर निकालने का तरीका। क्योंकि हम कोई पूछता है कि एरिया वेक्टर क्या होता है, तो सिंपल से वर्ड में हम कहेंगे एरिया वेक्टर किसी भी पृष्ठ के हमेशा सतह के लंबवत होता है। यानी एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी एरिया वेक्टर सदिश का क्षेत्रफल हमेशा किसी भी पृष्ठ के सतह के लंबवत होता है। तो सदिश का क्षेत्रफल, सदिश के क्षेत्रफल, सदिश के क्षेत्रफल किसी सतह के पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है। क्या होता है? लंबवत होता है। एरिया वेक्टर हमेशा किसी भी सतह के पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग को गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस में सबसे पहले कोई भी पॉइंट में एरिया वेक्टर निकालने के लिए पूछेगा। तो देखिए यहाँ पर क्लास 11th में यूनिट और डायमेंशंस में आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि यूनिट और डायमेंशंस में हम पढ़ाए थे, यूनिट एंड डायमेंशंस यानी वेक्टर्स में हम पढ़ाए थे आप लोगों को कि यहाँ पर एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं, वहाँ पर भी बताए थे। अगर वहाँ पर नहीं समझ में आया तो यहाँ पर भी आप आसानी पूर्वक सीख सकते हैं। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं। अगर मान लेते हैं सपोज दैट कोई एक्सिस है, अगर मान लेते हैं इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं बाबू? वाई एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं? जेड एक्सिस। इतना तो बात पता होगा आपको। अगर कोई भी एक्स एक्सिस और यहाँ पर बोलते हैं ओरिजिन, इसको बाबू बोलते हैं मूल बिंदु, और यहाँ पर कोई भी एक्स एक्सिस रहता है तो इसको यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट में हम बोलते हैं आई कैप। क्या लिखते हैं? आई कैप। और एक्स एक्सिस पर लंबवत रेखाएं होती है उसको हम बोलते हैं जे कैप। क्या बोलते हैं? जे कैप। और जो यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है इसको हम देखिए यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर है, इसको हम क्या बोलेंगे? जेड कैप। क्या बोलेंगे? के कैप। क्या बोलेंगे? के कैप। अब जरा यहाँ पर समझेंगे। और बाबू बताइए यहाँ पर मान लेते हैं कोई यहाँ पर एक आयत आकार का कोई प्लेट को हम रख दिए। तो देखिए तो यहाँ पर मान लेते हैं ए, और यहाँ पर बी, और यहाँ पर सी, और यहाँ पर ओ मान लिए हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई कुछ दिया नहीं है, तो अपने दिमाग से हम क्या मान लेंगे बाबू? ए मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? ए मान सकते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी नहीं दिया है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ए, फिर ए भी नहीं दिया है तो ए भी हम मान सकते हैं ए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई नहीं दिया है तो इसको भी क्या मान सकते हैं? ए मान सकते हैं। अगर इसका क्षेत्रफल निकालने की बात आई तो कैसे हम निकाल सकते हैं क्षेत्रफल? अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। इतना तो बात आप लोग को पता होगा। अब देखिए यहाँ क्षेत्रफल को इंग्लिश में हम बोलते हैं एरिया। इसको एरिया को ए द्वारा निरूपित किया जाता है। लंबाई कितना है? ए बी है। क्या है? इस पृष्ठ में ए बी। और यहाँ पर चौड़ाई कितना है आपका? चौड़ाई कितना है? बी सी है, तो यहाँ पर बी सी लिखेंगे। और यहाँ पर ए बी का वैल्यू कितना है? ए, तो यहाँ पर बी सी का वैल्यू कितना है? ए, और ए में ए से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ पर एरिया कितना आ गया, ए स्क्वायर आ गया। लेकिन आपको निकालना है एरिया वेक्टर। क्या निकालना है, एरिया वेक्टर। इसके पीछे क्या लगा हुआ है, वेक्टर का साइन लगा हुआ है, वो भी आपका यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट में आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एक और मान लेते हैं यहाँ पर आई हुआ, ए के हुआ, तो यहाँ पर इधर वाला लाइन क्या होगा, माइनस के होगा। क्या होगा, माइनस के होगा। तो देखिए यहाँ पर ये कितना है आपका x और y के लंबवत क्या होता है, z कैप होता है। क्या होता है, z होता है। और z को हम यूनिट वेक्टर के रिस्पेक्ट में क्या बोलते हैं, k कैप। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, k आएगा। क्या आएगा, k आएगा। और यहाँ पर k का वैल्यू आपका एक बार तो अगर इधर के तरफ हम लेते हैं, यहाँ पर एक पृष्ठ है, अगर पृष्ठ के लंबवत लेते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, k आएगा। और इसके लंबवत इधर की तरफ लेंगे तो क्या होगा, माइनस k आएगा। क्या आएगा, माइनस k आएगा। यानी ए स्क्वायर माइनस k के बराबर होता है। अब बताइए यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक तो आप लोग सीख गए। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर समझते हैं। मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पर भी कोई एक आकार है 3D टाइप का, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं, जेड एक्सिस बोलते हैं नुची। अब देखिए यहाँ पर अगर हम सपोज दैट यहाँ पर एक प्लेट को ले लिए, तो यहाँ पर मान लेते हैं O, यहाँ पर A, यहाँ पर B, और यहाँ पर क्या मान लेते हैं C। इस तरह मान सकते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई नहीं दिया है तो यहाँ से लेके यहाँ तक A मानेंगे, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं दिया है तो इसको भी A मान लेंगे, और इसको भी क्या मान लेंगे, A मान लेंगे, और इसको भी हम क्या मान लेंगे, A मान लेंगे कि नहीं। और देखिए यहाँ पर इसको यूनिट वेक्टर के रिस्पेक्ट में है क्या होता है, आई कैप होता है, ए जे कैप होता है, ए क्या होता है, के कैप होता है। इतना तो होता है। और यहाँ पर एक के होगा तो एक क्या होगा, माइनस के होगा। क्या होगा, माइनस के कैप होगा। क्योंकि इस पृष्ठ से हमको क्या लेना है, लंबवत लेना है, यानी परपेंडिकुलर लेना है। क्या लेना है, परपेंडिकुलर लेना है। अब निकालेंगे एरिया वेक्टर। क्या निकालेंगे, एरिया वेक्टर, यानी क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए यहाँ पर लंबाई के वैल्यू कितना है, यहाँ पर ए बी है, और यहाँ पर चौड़ाई के वैल्यू कितना है, बी सी है। लेकिन इस बात को आपको ख्याल रखना है कि क्लास 10th क्लास 11th में हम पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में कॉस थीटा हुआ करता था, और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में साइन थीटा हुआ करता था। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर के रिस्पेक्ट में है तो कौन थीटा होगा, साइन थीटा होगा। तो यानी ए, यहाँ पर ए बी का वैल्यू कितना है ए, और यहाँ पर बी सी का वैल्यू कितना है ए, और कौन थीटा, साइन थीटा। और इसके रिस्पेक्ट में कोण बनेगा, कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ए में ए से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर, और यहाँ पर साइन, और थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 90। अब ए स्क्वायर और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो यहाँ पर कितना बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा। यानी एरिया निकल गया आपका। एरिया बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब बताइए यहाँ तक कोई डाउट? ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा बाबू। अब देखिए इसको आगे हम बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि एरिया वेक्टर तो आप लोग निकालने का तरीका सीख गए। किसी भी पृष्ठ के सतह के हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है। इसको मिटा देते हैं। अब इस पर देखिए, अब आप लोग बताइएगा एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर के रिस्पेक्ट में क्या होगा। हम आप लोगों को सवाल देंगे 1-2, उसके बाद आप लोग कीजिएगा। देखिए मान लेते हैं ये कोई 3D में कोई प्लेन है, इसको बोलते हैं x, और इसको क्या बोलते हैं y, और इसको क्या बोलते हैं z। और x एक्सिस में क्या होता है, यूनिट वेक्टर के रिस्पेक्ट में i कैप, और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में j, और यहाँ पर z में क्या होता है, k कैप होता है। इतना तो बात आप लोगों को पता होगा। अब जरा यहाँ पर गौर करेंगे, और यहाँ पर एक प्लेट को हम ले लेते हैं, यहाँ पे, यहाँ पर O, यहाँ पर A, और यहाँ पर B, और यहाँ पर कितना, C मान लेते हैं। इतना मान सकते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की दूरी कुछ नहीं दिया है तो क्या मान सकते हैं, A मान लेंगे। और यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ नहीं दिया है तो A मान लेंगे। A भी कितना मान सकते हैं, A मान सकते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ नहीं दिया है तो क्या मान सकते हैं, A मान सकते हैं। मान सकते हैं कि नहीं?
और हम आप लोगों को बताए थे कि एरिया वेक्टर हमेशा सतह के लंबवत होता है। क्या होता है दोस्तों? लंबवत होता है। तो यहाँ पर ये बाबू पृष्ठ है, क्या है? पृष्ठ है, यानी सरफेस है। क्या है? सरफेस है। तो इस सरफेस से हमेशा सतह के लंबवत होता है। क्या होता है? एरिया वेक्टर होता है। और क्षेत्रफल की बात की जाए, अगर यहाँ पर क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। इतना तो बात पता होगा आप लोगों को। और क्षेत्रफल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर ए से। और लंबाई के वैल्यू कितना है? यहाँ पर लंबाई की वैल्यू कितना है? ए बी। और यहाँ पर चौड़ाई की वैल्यू कितना है? यहाँ पर बी सी। और यहाँ पर ए बी का वैल्यू कितना है और बी सी का वैल्यू कितना है? यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी कितना है? ए है। और ए में ए से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। लेकिन आप लोगों को डिसाइड करना है कि यूनिट वेक्टर के रिस्पेक्ट में हमको लिखना है। तो हम बता चुके हैं कि एरिया वेक्टर हमेशा सतह के लंबवत होता है। क्या होता है दोस्तों? एरिया वेक्टर हमेशा सतह के लंबवत होता है। तो ये आपका पृष्ठ है तो सतह के लंबवत होगा एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर ऊपर वाला क्या है? जे कैप है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जे कैप यूनिट वेक्टर के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पर लंबवत होता है तो नीचे भी तो लंबवत हो सकता है। तो यहाँ पर नीचे होगा तो यहाँ पर ऊपर वाला प्लस में होता है तो नीचे वाला माइनस में होगा। किस में होगा? माइनस में होगा। तो माइनस जे कैप हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक बार लिखेंगे आई और यहाँ पर और करके एक बार लिखेंगे कितना? ए स्क्वायर। और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा? आई। यहाँ पर जे होता है, सॉरी लंबवत क्या होता है? जे। यहाँ पर वेक्टर ए बराबर। अब बताइए यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ पर एरिया वेक्टर तो बहुत आसानी पूर्वक से आप लोग निकाल लिए, क्योंकि यहाँ पर एरिया वेक्टर किसी भी पृष्ठ के हमेशा सतह के क्या होता है? लंबवत होता है। अगर लंबवत होगा तो ऊपर की तरफ कौन सा कैप है? जे कैप है। तो यहाँ पर जे कैप। और नीचे भी तो लंबवत हो सकता है तो क्या हो जाएगा? माइनस जे कैप। क्या हो जाएगा? माइनस जे कैप। अब बताइए यहाँ तो कोई डाउट? एरिया वेक्टर सीखे आप लोग निकालने का तरीका। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड स्टेप में यहाँ पर मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको मान लेते हैं वाई और इसको क्या मान लेते हैं? जेड। और एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर के रिस्पेक्ट में आई और जे वाई एक्सिस में जेड और जे, और यहाँ पर जेड एक्सिस में क्या होता है? के होता है। इतना होता है। अगर मान लेते हैं सपोर्टेड यहाँ पर कोई हम प्लेट को हम ले लिए, यहाँ पर हम कोई प्लेट को हम रख दिए, तो यहाँ पर मान लेते हैं ओरिजिन होता है ए बी और यहाँ पर क्या? सी। यहाँ से लेके यहाँ तक ए मान सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मान सकते हैं ए, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मान सकते हैं ए, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मान सकते हैं? ए मान सकते हैं कि नहीं? और आपको क्या डिसाइड करना है? एरिया वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? एरिया वेक्टर निकालना है। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे क्या होता है दोस्तों? चौड़ाई। यह होता है ना जी। लंबाई यानी क्षेत्रफल को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और लंबाई कितना दिया है आपका? बी सी। और यहाँ पर चौड़ाई कितना है? ए बी। और यहाँ पर लंबाई के वैल्यू कितना दे रखा है दोस्तों? ए। और यहाँ पर चौड़ाई की वैल्यू ए दे रखा है। तो ए में ए से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। अब आपको डिसाइड करना है एरिया वेक्टर। क्या डिसाइड करना है? एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर हमेशा सतह की क्या होता है? लंबवत होता है। तो ये आपका सतह बन गया तो लंबवत किधर होगा? इधर की तरफ होगा एरिया वेक्टर, और इधर की तरफ होगा, और इधर के तरफ भी तो हो सकता है तो एरिया वेक्टर। अब बताइए इधर की तरफ होगा तो कौन सा? आई कैप। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आई कैप। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? आई कैप। अगर इधर के तरफ होगा तो क्या? माइनस आई कैप, निगेटिव चला आएगा, माइनस आई कैप। तो यहाँ पर वेक्टर ए का वैल्यू आ गया। अब देखिए यहाँ पर वेक्टर ए बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा? आई कैप। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब बताइए यहाँ तक कोई डाउट? इसको नोट नहीं किए तो सबसे पहले इसको एक अच्छे तरीका से नोट कर लीजिए, क्योंकि हम जितना आप लोगों को कोई भी टॉपिक्स हो हम जितना पढ़ा देंगे तो ये महाराजगंज की धरती नहीं, पूरा सीवान जिला में भी आप खोज लीजिएगा उतना कोई फिजिक्स में पढ़ा नहीं सकता है। फर्स्ट चैप्टर से आप लोगों को अनुमान लग जाएगा, क्योंकि यह जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होता है यह गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस का कोई नहीं पढ़ाता है। यानी डायरेक्ट आप लोगों को चैप्टर से स्टार्ट करते हैं कोई भी टीचर्स, लेकिन जो गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस को समझने का तरीका आपका यहीं से आता है।
यानी इसमें वेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए, और वेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने के बदौलत इसको बहुत आसानी पूर्वक से समझा जा सकता है। अब बताइए यहाँ तो कोई डाउट? अब इसको हम मिटा देते हैं, अगर नोट नहीं किए हैं तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। अब 3D स्पेस में कुछ हम देखते हैं। अब 3D सरफेस पर चलते हैं। 3D सरफेस किसमें? 3D सरफेस में। तो 3D सरफेस में एरिया वेक्टर हमेशा वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अब देखिए यहाँ पर 3D सरफेस में एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी 3D सरफेस में एरिया वेक्टर हमेशा सतह के परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, यानी हमेशा सतह के लंबवत होता है। अब देखिए यहाँ पर घन मान लेते हैं, ये क्या है बाबू? मान लेते हैं सपोर्टेड, यहाँ पर कोई घन बना लेते हैं, या सबका इस पर सबका क्वेश्चंस बनवाएंगे। ये क्या हो गया? कोई घन हो गया। ये क्या हो गया? कोई घन हो गया। अगर यहाँ पर पूछेंगे कि इस पृष्ठ पर एरिया वेक्टर निकालिए, तो एरिया वेक्टर हमेशा सतह की क्या होता है? लंबवत होता है। अगर यहाँ पर एक पृष्ठ है तो इस पृष्ठ पर कहेंगे एरिया वेक्टर निकालिए, तो हमेशा सतह की क्या होता है? लंबवत। अगर एक पृष्ठ है सरफेस है तो एरिया वेक्टर हमेशा सतह के लंबवत। अगर एक पृष्ठ माने हुए हैं तो एरिया वेक्टर हमेशा सतह के लंबवत। अगर एक पृष्ठ माने हुए हैं तो एरिया वेक्टर हमेशा सतह के लंबवत होता है। यहाँ पर तो एक क्या बनाए थे? कोई घन है। क्या है? कोई घन है, यानी कोई क्यूब है। अगर मान लेते हैं कोई सिलेंडर रहे, यानी कोई बेलन रहे, क्या है इसका आकार? क्या है? कोई बेलन है। तब बेलन पर हम मान लेते हैं कोई एरिया वेक्टर हम निकालेंगे, तो हम पता है कि एरिया वेक्टर हमेशा सतह के क्या होता है? लंबवत होता है। तो एरिया वेक्टर हमेशा सतह के क्या होगा? लंबवत होगा। क्या होगा? लंबवत होगा। इधर भी खींच सकते हैं, यहाँ पर अगर पृष्ठ माने होंगे तो यहाँ पर भी लंबवत हो सकता है, और यहाँ पर भी क्या हो सकता है? लंबवत हो सकता है। ये भी क्या हो सकता है? लंबवत हो सकता है। और इधर भी क्या हो सकता है? परपेंडिकुलर हो सकता है। यानी कहने का सेंस है कि एरिया वेक्टर हमेशा किसी भी सतह के लंबवत होता है। अगर यहाँ पर कोई सर्किल मान लेते हैं, सर्किल, और सर्किल के अंदर एक और सर्किल दे देते हैं, और इस पर एरिया वेक्टर निकालेंगे, तो एरिया वेक्टर हमेशा सतह के क्या होता है? लंबवत होता है। इस पर भी निकालिएगा तो लंबवत ही शो करेगा, इस पर भी निकालिएगा तो क्या होगा? लंबवत ही होगा। हमेशा क्या होता है? लंबवत होता है। अब बताइए यहाँ तक कोई डाउट है? अब आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।